चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूपीसीएचओ की 10 सितंबर 2021 की ऑफिशियल आंसर की। आप लोग जिनने भी अपनी आंसर की चेक कर ली हो और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स होते हैं कि इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं तो 16 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। आप लोग प्लीज़ जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउटफुल हैं, यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि आप प्रॉपर रेफरेंस लगाएं कि आपने किस बुक को रेफ़र किया है, किस वेबसाइट को रेफ़र किया है। तो उस चीज़ों के थ्रू आपको इनकेस आपका जो ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 10 सितंबर को पेपर हुआ था, 2 दिन पेपर हुआ है यूपीसीएचओ का, 9 और 10 सितंबर को। तो जो 9 सितंबर की एक आंसर की मेरे पास थी इवनिंग शिफ्ट की, वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। आप लोग चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। ये 10 सितंबर की सुबह वाली शिफ्ट की 8:30 टू 10:30 जो पेपर हुआ था, सीएचओ सीसीएचएन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी निकाली है यूपी में उसके लिए। और जो भी लोग एमपी एनएचएम का पेपर दे चुके हैं उसका रिजल्ट भी आ गया है। आप लोग एमपी एनएचएम एफएस एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस आंसर की को अपलोड करने का एक ही रीज़न रहा है कि जिन भी लोगों के पास फर्स्ट शिफ्ट रही है उनको सेकंड के पेपर मिल जाएंगे देखने, जिनके पास सेकंड रही है उनको फर्स्ट के, या फिर 9 तारीख वालों को 10 के देखने को मिल जाएंगे। आपको कहीं से भी पेपर अरेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को विथ रेशनल के समझाया जाएगा। कम टाइम में आपको पूरे 100 MCQ की आंसर की है जो शो कर दी जाएगी, जिससे आपको ईजी रहे। तो जिन भी लोगों ने अभी तक 9 सितंबर वाली आंसर की नहीं देखी है वो लोग प्लीज़ देखें, ताकि जब यदि इनकेस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो आपके मार्क्स में क्या डिफरेंस आएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर जिनको डाउट है कि फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी, सेकंड हार्ड थी, या फिर थर्ड शिफ्ट ईजी थी, तो इस टाइप से तो आपके वो सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो आंसर की डिस्कस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए पेपर देंगे उनमें हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं अलग अलग स्टेट वाइज सीएचओ में भी। तो सभी लोग इस आंसर की को प्लीज़ देखें, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हम 100 MCQ सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट आंसर की हम जो सेकेंड शिफ्ट रही है आई थिंक 4:30 टू 6:30 वो यहीं पर डिस्कस करेंगे। और जिनके भी पास यदि 9 सितंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो वो लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर ज़रूर सेंड कर सकते हैं, या फिर मेरी जीमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे जिससे आपको इजी रहे। देखिए, तो फर्स्ट सेक्शन था मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का। 8 क्वेश्चन के सेक्शन में नर्सिंग जॉन को बांटा गया है। लास्ट का 20 है जो जिसमें रीजनिंग, ऑल अदर थिंग, जीके, करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन 9 सितंबर को भी आया है, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी करके क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को लेके सही पॉइंट क्या है। ऑप्शन में है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी बाय टेस्ट ट्यूब, इट इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ जाइगोट, द ओवम इज फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन। तो यहाँ पर इन विट्रो का मतलब होता है कि ह्यूमन जो वुमेन की बॉडी है उसके आउटसाइड में टेस्ट ट्यूब बेबी जो कहलाते हैं उनमें ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बेबी जन्म लेते हैं वो बेबीज कौन कहलाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गोल आर यू एमिंग फॉर व्हेन यू रीच अ प्रेग्नेंट वुमेन, हाउ टू डू कीगल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्या एम है कीगल एक्सरसाइज का। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि पूरा पेपर बहुत टफ आया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेपर बहुत ही इजी आया है। इवन कल मेरे पास 3 से 4 लोगों के जो मैसेज आए उनका कहना है मेरे जनरल कैटेगरी से 73 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 80 बन रहे हैं। तो देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप प्रेग्नेंट वुमेन को यदि कीगल एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं तो कीगल एक्सरसाइज का एम क्या है। ऑप्शन में है प्रिवेंट पेरिनियल लैसरेशन, इंक्रीज पेल्विक मसल टोन, लूज प्रेगनेंसी वेट क्विकली, स्टिमुलेट लेबर कॉन्ट्रैक्शन। तो कीगल एक्सरसाइज का मेन एम होता है कि
पेल्विक मसल टोन को क्या करना, इंक्रीज करना, जिससे क्या होगा, पेल्विक मसल टोन यदि अच्छी रहेंगी, जो पेल्विक मसल फ्लोर है, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो मजबूत रहेंगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी, जिससे अदर प्रॉब्लम नहीं होंगी, बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम कम होगी, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो बैक पेन ये सभी चीज़ें नहीं होंगी। तो पेल्विक मसल टोन को क्या करना, बढ़ाना, मसल्स की टोनिसिटी को बढ़ाना एम होता है किसका, कीगल एक्सरसाइज का। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ काउंसलिंग इज डन बाय अ पर्सन और काउंसलर हु मे बी अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बट मे नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा पर्सन जो एक काउंसलर हो सकता है आपका, या फिर आपको काउंसलिंग देने के साथ साथ आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अप्रोच कर सकता है और अंडरस्टैंडेबल भी रहेगा, आपकी बातों को समझेगा, बट वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं, उसके पास कोई डिग्री नहीं है ऐसी कि वो काउंसलर की पोस्ट के लिए सुटेबल हो। तो इस टाइप की काउंसलिंग क्या कहलाएगी, ऑप्शन में सस्टेनियल काउंसलिंग, इनफॉर्मल काउंसलिंग, नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग या फिर प्रोफेशनल काउंसलिंग। तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन यदि आपको काउंसलिंग देगा तब वो होगा प्रोफेशनल काउंसलिंग, बट यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री ही नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। जो काउंसलिंग हमें हमारे पेरेंट्स दे सकते हैं, यहाँ पर सेम है इनफॉर्मल काउंसलिंग। फॉर्मल वो होती जब कोई क्वालिफाइड पर्सन आपको देता काउंसलिंग, बट यहाँ पे कहा है कि क्वालिफाइड डिग्री ही नहीं है उसके पास, प्रोफेशनली क्वालिफाइड ही नहीं है, तो क्या होगी, इनफॉर्मल काउंसलिंग। जो काउंसलिंग आपकी मदर दे सकती है, हस्बैंड दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, फ्रेंड्स दे सकते हैं, तो किस में आएगी, इनफॉर्मल काउंसलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द क्रूड बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड बाय। तो क्रूड बर्थ रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑप्शन है डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द नंबर ऑफ बर्थ इन 1 ईयर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल यही बताया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन में से एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, नंबर ऑफ बर्थ है, उनको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में था डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द नंबर ऑफ बर्थ इन 1 डिकेड, 1 मंथ या फिर 1 ईयर। तो यहाँ पर डेथ कहा है 1 ईयर में, बट क्रूड बर्थ रेट कैसे नापी जाती है कि टोटल पॉपुलेशन है उसमें से एक साल में कितने जन्म हुए हैं, बर्थ हुए हैं, तो उनको डिवाइड करना। नेक्स्ट इज विच असेसमेंट वुड इंडिकेट अ वुमेन इन ट्रू लेबर। ट्रू लेबर पेन का साइन पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन में मेम्ब्रेन आर रप्चर्ड एंड फ्लूइड इज क्लियर, प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन 90% फास्ट, presenting part is engaged and not floating, कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 30 सेकेंड एवरी 5 to 10 मिनट। यहाँ पर कहा है कि कौन सा इंडिकेशन रहेगा जो ट्रू लेबर का है। जब भी हमेशा सर्वाइकल डायलिटेशन और 90% इफासमेंट आता है, फिर 80% इफासमेंट आता है, दैट मीन्स क्या है, सभी ट्रू लेबर पेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 30 सेकेंड के लिए आएंगे, फिर एवरी 5 to 10 मिनट में आएंगे, बट हो सकता है, बट एक्यूरेट इंडिकेशन नहीं होगा कि सर्विक्स है जो क्या हो रही है, डायलेट होती जा रही है, ऐसा नहीं है कि डायलिटेशन में कोई भी स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ पर कहा है प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन है 90% इफासमेंट। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड मद्रास प्रेसिडेंसी सक्सीड इन इनेक्टिंग द मद्रास नर्स एंड मिडवाइफ्स एक्ट टू प्रमोट द हायरिंग ऑफ रजिस्टर्ड मिडवाइफ फॉर सर्विस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक एक्ट लाया था, मद्रास नर्सेस एंड मिडवाइफरी एक्ट, जिसके थ्रू हम रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स हैं उनको चाइल्ड बर्थ के लिए क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। तो ये एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1926 में। कब, 1926 में। नेक्स्ट इज द सजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द एंड ऑफ अ वुमन रिप्रोडक्टिव ईयर्स इज रिफर्ड टू। तो यहाँ पर कहा है सजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है। ऑप्शन में है एमनोरिया, मेनोपॉज, मेनोरेजिया, फिर मेनार्जी। जो 9 तारीख को पेपर हुआ था उसमें मेनार्जी पूछा था कि फर्स्ट जो पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको क्या कहते हैं, मेनार्जी। और यहाँ पर क्या है सजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स अ मेनोपॉज। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस शेप विथ फीचर्स सच अ राउंड, सैलो एंड ओपन। तो यहाँ पर कहा है कि कॉमन टाइप की फीमेल पेल्विस है जिसके फीचर्स क्या कहे हैं, राउंड है, सैलो एंड ओपनिंग स्पेस रहेगा। तो एक गायनेकॉइड फीमेल पेल्विस, सबसे ज़्यादा फीमेल पेल्विस 50% जो फीमेल पेल्विस कैसी होती हैं, गायनेकॉइड मोस्ट सुटेबल मानी जाती हैं चाइल्ड बर्थ के लिए।
नेक्स्ट सेक्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। Community assessment tools that are present with a community health center can be used to collect valid information about in order to provide better health services। तो कम्युनिटी असेसमेंट टूल्स हैं जिसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्ड केयर रहेगी, कलेक्ट वैलिड इन्फॉर्मेशन करना है। तो हमें सभी चीज़ें कहाँ से कलेक्ट करनी है? कम्युनिटी से, ना कि किसी इन्वायरमेंट, कल्चर, डिसीज से। कहाँ से कलेक्ट करनी है? कम्युनिटी से ही। नेक्स्ट इज WHO assess the quality, safety and efficacy of COVID-19 vaccine and is a prerequisite for COVAX facility vaccine supply। तो WHO क्या करता है कि जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है, उनके लिए उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी चेक करता है, असेस करता है कोवैक्स फैसिलिटी वैक्सीन सप्लाई के लिए। तो ये क्या कहलाती है? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। क्या है सभी? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम्फेसाइज ऑन विच काइंड और वेलनेस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम्फेसाइज ऑन पॉजिटिव हेल्थ और वेलनेस। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव हेल्थ के बारे में ही बात की जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम्फेसाइज ऑन पॉजिटिव हेल्थ और वेलनेस। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के संधारीकरण विकास लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है? तो जिन भी लोगों के आपके फ्रेंड्स ने यदि इनके पेपर दिया होगा 9 तारीख को, तो उनको 10 तारीख के पेपर में बहुत इजी रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। थोड़ा उनको ट्रिक के यूज़ किया गया है। जो 9 तारीख को पेपर हुआ उसमें कहा है कि SDG के जो गोल्स हैं, तो उसमें थर्ड गोल क्या रखा गया है? तो यहाँ पे कहा है कि SDG का जो थर्ड गोल रखा गया है, तो वो क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग। लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो ये क्या है? थर्ड गोल है, तीसरा लक्ष्य है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी मेंबर। कम्युनिटी मेंबर के लिए यदि हम हेल्थ प्रोग्राम एस्टेब्लिश करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कम्युनिटी डायग्नोसिस। वहाँ पे हमें क्या करना है? सभी चीज़ों को डायग्नोस करना है, उसके हिसाब से आप कोई हेल्थ प्रोग्राम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑप्शन में आया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, कम्युनिटी डायग्नोसिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर एक्शन। बट यदि आप कम्युनिटी मेंबर के लिए जो प्रोग्राम वहाँ पे लगाने वाले हैं, छोटा यदि आपने वहाँ पर प्रोग्राम, कोई सा भी प्रोग्राम हो, उसके तहत आपको पहले पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप वो प्रोग्राम वहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम लगाने वाले हैं। तो वो क्या होगा? कम्युनिटी डायग्नोसिस। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट। तो NRHM इंडियन पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? तो हुआ था 2005 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो कैरेक्टर है वो क्या है इनमें से? ऑप्शन में पॉपुलेशन ओरिएंटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, नॉइज एंड रेडिएशन, पब्लिक बिहेवियर। तो यहाँ पे आपका जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फीचर हो, कैरेक्टर होगा, वो होगा पॉपुलेशन ओरिएंटेशन। ना तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन को कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन, नॉइज, इन सब चीज़ों को भी आपके हाथ में उतनी चीज़ें नहीं रहेंगी, ना ही पब्लिक का बिहेवियर रहेगा। बट एज अ नर्स आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे पब्लिक को ओरिएंट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द लिमिट फॉर रजिस्टरिंग बर्थ इन विद इन। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत 1969 के तहत जन्म को कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवा देना चाहिए? 21 डेज के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो ICDS 9 सितंबर को भी आया है, उसमें वहाँ पूछा कब लॉन्च हुआ? 1975 में। तो ICDS स्कीम है जो किस मिनिस्ट्री के तहत इसको लाया गया था? तो आया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। इसमें आया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत इसको लाया गया था ICDS को, जो कि 1975 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कितने एज की बच्चों की डेथ को IMR में कंसिडर किया जाता है? 0 to 1 ईयर एज पर 1000 लाइव बर्थ पे बच्चों की डेथ होती है, तो किस में आता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। नेक्स्ट इज
जब किसी शिशु का इलाज किया जाता है और यदि बाह्य कार्डियक मसाज के बाद भी उसकी हार्ट बीट 80 बीट प्रति मिनट से कम रहती है तो कौन सी औषधि दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि इमरजेंसी में यदि किसी बच्चे का कार्डियक मसाज देने के बाद भी यदि उसकी हार्ट बीट ज़्यादा नहीं होती है, 80 ही रहती है, तो कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो वो एड्रेनालिन। क्या होगी? एड्रेनालिन। नेक्स्ट नवजात शब्द किस अवधि तक के शिशुओं पर लागू होता है। तो नवजात का मतलब होता है यहाँ पे न्यूनेट, तो होते हैं जन्म से लेके 7 दिन तक के बच्चे। जन्म के 1 वर्ष तक के कहलाते हैं इन्फेंट, एंड जन्म के 1 महीने तक के बच्चे हैं जो वो किस में आते हैं, वो आएंगे न्यूबॉर्न बेबीज की, सॉरी न्यूनेट में। जन्म के 7 दिन तक के किस में आएंगे? न्यूबॉर्न बेबी में। जन्म के 15 घंटे तक, तो ये डिफरेंट टर्म है यहाँ पर, बट जन्म से लेके 7 दिन तक के बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज में आएंगे। नेक्स्ट इज बेबीज हु आर बोर्न बिफोर द एंड ऑफ 37 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड हैव अ नॉर्मल रेट ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ आर कॉल्ड। तो यदि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ क्या रही है, सही है, दैट मीन्स बेबी की कंडीशन ठीक है, बट वो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट नहीं किए उन बेबीज ने, तो क्या कहलाएंगे? प्रीटर्म बेबीज। क्या कहलाएंगे? प्रीटर्म बेबी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कणिकाओं का विकार है। तो फर्स्ट 9 सितंबर को पूछा है वाइट ब्लड सेल्स का डिसऑर्डर कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा है रेड ब्लड सेल्स का, तो यह है एनीमिया। ल्यूकेमिया वाइट ब्लड सेल्स का, हीमोफीलिया जो कोगुलेंट फैक्टर है उनकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एनीमिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जो मेन रीजन है वो क्या है। ऑप्शन में कहा गया है प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि जो शैवाल होते हैं, वायरस, या फिर तो जो यहाँ पे कहा है कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जो कारण है वो क्या है, तो वो है वायरस। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जो वायरस है वहाँ इसका वेक्टर या फिर वायरस हम जो कह सकते हैं तो क्या है, क्यूलेक्स स्पीसीज के मॉस्क्यूटो होते हैं जनरली, बट जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एक वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बट मेन रीजन क्या होगा इसका? वायरस। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, यदि वेक्टर पूछते तब होता क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इज पोलियो इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय। तो पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर MSN का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द टर्म इनएमिनेट ऑब्जेक्ट। तो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मेन कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है, फिर कौन सा पॉइंट डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो है नॉन लिविंग आर्टिकल लाइक अ पेन, पेंसिल, लिनन और हैंडकरचीफ विच हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इनएमिनेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिनमें जान ही नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट बट उनसे इन्फेक्शन हो सकता है, जिनको हम फ्यूमिट भी कह सकते हैं। बट इनएमिनेट ऑब्जेक्ट यदि हम नर्सिंग की लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो होगा ऐसे नॉन लिविंग आर्टिकल ऑब्जेक्ट, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, हैंकरचीफ हो सकती है, लिनन हो सकता है, जिनके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं? इनएमिनेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज साइनस वेनेरम और एट्रियम उचित रूप से किस नामक पेशीय कटक पर मिलते हैं। तो यहाँ पर साइनस वेनेरम और एट्रियम कहाँ पर, किस मस्कुलर रिज पर मिलते हैं? तो मिलते हैं द क्रिस्टा टर्मिनल्स में। नेक्स्ट इज कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। तो हार्ट की कवरिंग को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। नेक्स्ट इज वाई इज हैंड वॉश एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ केयर ऑफ वुंड। तो किसी भी वुंड की केयर करना है हमें तो उसके लिए हम हैंड वॉश क्यों करते हैं? ताकि इन्फेक्शन को, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन में था टू कवर द वुंड एंड क्विकन हीलिंग, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, टू अवॉइड एनी फर्दर इंजरी, टू हेल्प रिमूव एक्स्ट्रा मॉइस्चर फ्रॉम द वुंड। बट केयर ऑफ वुंड क्यों करते हैं हम? क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सॉरी हैंड वॉश करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा होती है तो ये किससे मिलके बनती है? प्रोटीन, वाटर एंड सॉल्ट से। प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो उसमें वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, तो ये किससे मिलके बनती है? प्लाज्मा किससे मिलके बनेगी? प्रोटीन, वाटर एंड सॉल्ट।
नेक्स्ट नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर ड्यू टू माइक्रोब्स नोन एज। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसके कारण होता है सबसे ज़्यादा? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को और क्या कहा जाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विच ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज क्लीनिंग। तो MSN में क्लीनिंग की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द रिमूवल ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल सच एज सॉइल और ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या है क्लीनिंग की प्रोसेस? रिमूवल ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल, जिसमें मिट्टी और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे। ऑप्शन में था रिमूवल ऑफ वायरस, रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक ओनली, या फिर द एलिमिनेशन ऑफ मैनी और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का पार्ट यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, राइबोसोम्स रहेंगे, बट सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट सेक्शन है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। इसके बाद है फर्स्ट एड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी की शारीरिक विशेषताओं को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बॉडी के डेवलपमेंट में किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा? ऑप्शन में सोशियो कल्चरल फैक्टर, मेंटल एटीट्यूड, हेरिडिटरी, या फिर पर्सनल हैबिट। तो शारीरिक विशेषताओं में दैट मीन्स आपका जो बॉडी का डेवलपमेंट है, बॉडी में जो भी नए चेंज आते हैं, तो उसमें आपकी हेरिडिटरी भी, जो आपकी अनुवांशिकी है, वो भी एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपने देखा होगा किसी की फैमिली में यदि फादर को एलोपेसिया है, बाल गंजापन है आफ्टर 45 ईयर के बाद, तो उसके लड़कों में भी ये प्रोसेस होती है। बहुत सारे इस तरीके से आपको केस मिलेंगे। तो यहाँ पर वही है कि शारीरिक विशेषताओं निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होगी? हेरिडिटरी की। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य एवं कल्याण का पैमाना नहीं है? हेल्थ एंड वेलनेस का पैमाना इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है एनवायरमेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, या फिर फिजिकल फिटनेस। तो कौन सा पैमाना है जो नहीं है? तो वो एनवायरमेंटल फिटनेस। आपकी हेल्थ के लिए इन्वायरमेंटल फिटनेस यहाँ पर पैमाना नहीं माना गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कारक मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्यों के सेवन, तंबाकू चबाने, या फिर अनियमित भोजन आदतों की ओर झुकाव संबंधी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है? दैट मीन्स आपका जो बिहेवियर है, ऐसा नहीं है कि आपको जेनेटिक्स से, एनवायरनमेंट से, या फिर सोसाइटी से दारू पीने की आदत लगे, जर्दा गुटखा खाने की आदत लगती है, मद्यपान करने की आदत लगती है, तो ये सभी आपकी आदतें किसके कारण होंगी? आपके बिहेवियर के कारण। तो यहाँ पर ये सभी समस्याओं का कारण किसके थ्रू बनता है? आपके बिहेवियर के कारण। नेक्स्ट कैंसर कारक कर्मकों को क्या कहा जाता है? जो कैंसर वाली सेल्स होती हैं यहाँ पर वो पूछी हैं, तो क्या है? कार्सिनोजन। क्या है वो? कार्सिनोजन। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत स्वास्थ्य के निम्न में से किस पहलू पर ध्यान देकर कोई व्यक्ति जीवन के नियमित तनाव का सामना कर सकता है? दैट इज आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसके साथ साथ आप यदि किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कंटिन्यूसली डेली, तो आप जो मेंटल स्ट्रेस होता है आप उसको ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए तो क्या होगा? वो होगा मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ के थ्रू आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के लिए दूध को सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है? तो 9 सितंबर में पूछा है कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा संपूर्ण आहार क्या है? तो वो मिल्क है। यहाँ पे कहा है कि संपूर्ण आहार दूध है, लेकिन क्यों है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर, यह प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है, यह प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत है, प्रोटीन वसा विटामिन ए और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है, या फिर है प्रोटीन तथा वसा का स्रोत है। तो दूध बच्चों के लिए सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, विटामिन ए और सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो ये सभी को पता है कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मसल्स के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। नेक्स्ट इज 1 सितंबर 2021 मिड डे मील योजना अनुसार उच्च प्राथमिक वर्ग 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को संतुलित पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए सब्जियों का अनुमेय मात्रा कितनी है? तो 1 सितंबर 2021 को जो मिड डे मील योजना लाई गई है
उसके अकॉर्डिंग 6वीं से लेके 8वीं तक के बच्चों को कितने है जो हमें पौष्टिक आहार में कितनी सब्जियां देनी है, तो एटलीस्ट 75 ग्राम, 75 ग्राम। नेक्स्ट सेक्शन आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसके बाद है फर्स्ट एड। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य रूप से प्रेरित होता है और अन्य लोगों के साथ हमारे पारस्परिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो ये क्या है? तो ये है यहाँ पर कि दूसरे लोगों से आप यदि आपको मिलता है लेकिन आप पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेस या फिर सोशल स्ट्रेस। तो ये किससे होता है? आपको सोशल स्ट्रेस होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको ये आपकी बॉडी के कारण नहीं हुआ, आपकी आध्यात्मिक आपकी जो पूजा पाठ है उससे भी नहीं हुआ आपको, नहीं इन्वायरमेंट के कारण हुआ, ये हुआ आपको अपनी सोसाइटी के कारण। तो यहाँ पर क्या है? सोशल स्ट्रेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षणों का उदाहरण है? तो यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम पूछा है सीजोफ्रेनिया का। तो नेगेटिव सिम्टम में क्या होता है कि जो क्योरिटी है उसके चांसेस कम होने लगते हैं जब भी नेगेटिव सिम्टम होते हैं। तो यहाँ पर क्या, विचार, भावना और व्यवहार की कमी होने लगती है। जब पेशेंट इस तरीके से सोचने लगे, दैट मीन्स उसमें क्या है? नेगेटिव सिम्टम है। दो टाइप के सिम्टम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम होते हैं तो पेशेंट के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव के। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्वर्ती एंजाइटी अटैक्स होते हैं जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक भय का अनुभव होता है? तो जिसको एंजाइटी अटैक आते हैं बार बार, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, तो क्या है? पैनिक डिसऑर्डर। क्या है? पैनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा हमारी स्वयं के व्यवहार को सुव्यवस्थित और निरीक्षण करने की क्षमता को दर्शाता है? तो आपके व्यवहार को, आप अपने व्यवहार को किस तरीके से पेश करते हैं दूसरों के सामने, तो ये क्या कर सकता है? आपका सेल्फ रेगुलेशन, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। आप अपने अंदर, यदि किसी से आप लड़ाई करने के मूड में जाते हैं और वहाँ पे आपका मन बदल जाता है या फिर आप शांत रहते हैं, तो क्या है? आपका अपने आप पर कंट्रोल होना। नेक्स्ट इज, किसी व्यक्ति का वह स्वरूप जो उसे सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से जोड़ता है, उससे उसको क्या प्राप्त होगा? तो इससे उसको सोशल आइडेंटिटी प्राप्त होगी। यदि आप अच्छे हैं, आप अच्छे काम करते हैं, तो आपको अपनी सोसाइटी में लोग अच्छे से क्या करेंगे? मानेंगे। तो ये सब क्या होगा? सोशल आइडेंटिटी इससे आपको मिलेगी। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित प्रकार की मनोविदलता, दैट मीन सीजोफ्रेनिया की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सीजोफ्रेनिया की सबसे अच्छी डेफिनेशन है यहाँ पर, अव्यवस्थित बातचीत और व्यवहार, अनुचित या सामान्य प्रभाव, कोई कैटाटोनिक लक्षण नहीं है। कैटाटोनिक का मतलब है कि आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई इस तरीके के लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट आपका व्यवहार है बिल्कुल अलग है, बात करने का तरीका अलग है। तो ये क्या है? सीजोफ्रेनिया की सबसे अच्छी परिभाषा। नेक्स्ट इज, H.J. हेंसिक के प्रस्तावित किया था कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को किन दो व्यापक आयामों तक कम किया जा सकता है? तो क्या है? दो आप कारण दे सकते हैं जिनके कारण उनके आयामों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, साइकोन्यूरोलॉजी मन मस्तिष्क और किसके बीच की कड़ियों पर केंद्रित होता है? तो साइकोन्यूरोलॉजी मन मस्तिष्क और किसके बीच की कड़ियों पर नियंत्रित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सजीवों में सर्वाधिक व्याप्त तत्व है? तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में क्या मिलता है? 71% है जो नाइट्रोजन गैस रहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन और साथ ही टेलीविज़न देखने, वीडियो गेम खेलने, व्यायाम करने में व्यतीत होने वाले समय का दैनिक या साप्ताहिक रखने में मदद करता है? तो कौन सा जनरल है जो जिसमें आपको आपके खाने पीने की चीज़ें आप ऐड में देख सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं और एक्सरसाइज के बारे में बताया जा सकता है? तो वो क्या होगा? डाइट जनरल। नेक्स्ट इज, आफ्टर फूड इज प्रोपेल्ड टू द स्टमक बाय द ईसोफेगस, इट इज देन सेंट टू फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू वेयर फिजिकल डाइजेशन वाया सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे कहा है कि आप फूड जब आपके पेट से ईसोफेगस, स्टमक से ईसोफेगस, देन कहाँ जाएगा? जहाँ पे फूड पाइप रहेगा
वहाँ पर वन एंड से दूसरे ओपन होगा और ये फिजिकल डाइजेशन भी वहीं पे होगा। तो ये सभी प्रोसेस कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा पाचन होता है, जो हमारा डाइजेशन होता है, तो जब ईसोफेगस से फूड कहाँ पर भेजा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल की वलय संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा घटक राइबोसोम संरचना को बनाए रखने में मदद करता है? तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो कौन से डाइजेस्टिव जूस हैं जो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं? तो ये सभी जूस कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो होते हैं स्टमक से। नेक्स्ट इज विच एज ग्रुप इज एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंटरवेंशन टू एड्रेस एनीमिया। तो किस एज में एनीमिया को सही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वो एडोलेसेंस एज। नेक्स्ट इज फास्ट फूड की पोषण संबंधी सीमाओं में संबंधित में कैसे में कौन सा कथन गलत है? तो फास्ट फूड रहते हैं जो जंक फूड होते हैं, इनमें कौन सा पॉइंट है जो गलत है? फास्ट फूड भोजनों में सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो कि वांछनीय है, बिल्कुल सही है। जो फास्ट फूड खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, सॉल्ट होता है। दूसरा, फास्ट फूड में कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं जब तक जो कि दूध या मिल्क से ना लिया जाए। तो जब भी आप फास्ट फूड लेते हैं तो उनमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेंगी। केवल कुछ ही फास्ट फूड फॉलिक एसिड और फाइबर के स्रोत हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है बहुत सारे भोजन संयोजनों में वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत बहुत कम होता है, तो ऐसा नहीं है। तो फास्ट फूड होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो यहाँ पर यही पॉइंट क्या है? गलत है। और उसमें बहुत ज़्यादा फैट भी होता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन आंत्र भित्ति दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन की रक्त वाहिकाओं में जाता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। आफ्टर आपका जो डाइजेशन हो गया है वो उसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या कहलाएगा? जो आपकी ब्लड आर्टरीज में जो सर्कुलेट होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष की आयु के एक बच्चे के हाथ और पैर पर गर्म चाय गिर जाने के कारण जलने का घाव हो गया है। घर में घटना के तुरंत बाद आप इस शिशु की किस तरह से देखभाल करेंगे? तो यदि बच्चे के ऊपर गर्म चाय गिर गई है तो आप वहाँ पर जले हुए भाग पर ठंडे पानी का प्रवाह करेंगे। क्या करेंगे? आपका एज ए फर्स्ट एड के तौर पर घर पर ही आप क्या कर सकते हैं? उसको जहाँ पर जला हुआ है वहाँ पर ठंडा पानी डालेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य नहीं? तो फर्स्ट एड का एम इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है दर्द दूर करना, तत्कालीन देखभाल करना, कैजुअलिटी को वेंटिलेटर पर रखना, या फिर कैजुअलिटी को और अधिक नुकसान से बचाना। तो फर्स्ट एड में आपको पेन रिलीफ करना है, तुरंत देखभाल करनी है। कैजुअलिटी को क्या करना है? नुकसान होने से और ज़्यादा, यदि आपको और ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है तो उससे बचाना है, बट वेंटिलेटर पे नहीं रखा जाता तुरंत। नेक्स्ट इज वयस्क मानव शरीर में कितनी बोन्स होती हैं? तो होती हैं टोटल 206। नेक्स्ट, जब शरीर का तापमान कितने से कम हो तब हाइपोथर्मिया विकसित होता है? तो हाइपोथर्मिया के लिए टेम्परेचर जब 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तब ये कंडीशन किस में कंसीडर की जाती है? हाइपोथर्मिया में। नेक्स्ट इज कंट्यूजन किस प्रकार की चोट है? कंट्यूजन कहाँ पे आपको चोट लगेगी? ऑप्शन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी, लग्जेशन इंजरी, या फिर जॉइंट इंजरी। तो कंट्यूजन का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी का होना। नेक्स्ट इज किसी वस्तु के पैने सिरे से कटने से उत्पन्न त्वचा की चोट क्या कहलाती है? तो यदि आपने क्या किया हो, किसी वस्तु के पैने सिरे से, दैट मीन्स कोई शार्प ऑब्जेक्ट से यदि आपको वहाँ पे कट लग जाता है तो क्या कहलाएगा? इंसिजन। नेक्स्ट इज ओआरएस का फुल फॉर्म? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। नेक्स्ट इज अक्सर बच्चों में होने वाला अपूर्ण फ्रैक्चर जिसमें हड्डी मुड़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जनरली बच्चों में होने वाला जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है उसको क्या कहा जाता है? वो कहलाता है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। जैसे आप लकड़ी को तोड़ेंगे तो वहाँ का एक साइड का हिस्सा दूसरे पर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा बट पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति जिसमें भोजन ठीक से नहीं पचता, पेट भरा हुआ महसूस होता है। ऑप्शन में वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, या फिर डायरिया। तो आपको भोजन आपने जो भी खाना खाया ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो क्या कहलाता है? इंडाइजेशन।
नेक्स्ट इज प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी में एक कोटर में अंतः स्थापित होता है। इस प्रकार की संलग्नता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहलाते हैं? द कोडेंट, गर्त धरती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका बाह्य आधात्री द्वारा बाह्य सुरक्षित कोशिका द्रव्य की सीमा बनाता है? तो हिंदी में जिन लोगों ने क्वेश्चन वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन था आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पर वो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। बट जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है इनकेस इस पेपर की, तो इंग्लिश में है जो आपके लिए फॉर्मेट रखा जाएगा ताकि आपके लिए इजी रहे। नेक्स्ट इज द सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज, तो सेरिबेलम को क्या कहा जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेगल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू। तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स है, जो गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर है ईसोफेगस से कहाँ पर ओपन होते हैं? तो होते हैं स्टमक में। नेक्स्ट इज द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो जो न्यूरल सिस्टम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, तो क्या है? सोमेटिक एंड ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम, ANS, SNS एंड ANS। नेक्स्ट इज मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में उनके जीवन के दौरान दांतों के दो सेट बनते हैं। पहला अस्थायी दूध के दांतों या पानी के दांतों का, जिसके स्थान पर बाद में स्थायी वयस्क दांतों का सेट आ जाता है। इस प्रकार के दांतों को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा बच्चों में जब दांत आते हैं 6 मंथ से लेकर 8 मंथ की एज में बच्चों में दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, टीथ इरप्शन जिसको हम कहते हैं। बट 6 ईयर के बाद क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो इन टीथ आने को क्या कहा जाता है? तो जो परमानेंट टीथ आते हैं इनको कहा जाता है डेप्योडोंट। नेक्स्ट इज मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या है? तो जो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन और वार्ड मैनेजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन कम्युनिकेबल डिसीज। डायरेक्ट मोड क्या नहीं है कम्युनिकेबल डिसीज के होने का? ऑप्शन में डायरेक्ट इन्फेक्शन, स्किन एंड स्किन आई इन्फेक्शन, म्यूकोसा या फिर टाइफॉइड। डायरेक्ट मोड ट्रांसमिशन का नहीं है, वो क्या? डायरेक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज GDA पद का पूर्ण रूप क्या है चिकित्सा के इसमें? तो वो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में जो GDA है इसका मतलब क्या है? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्ट्रेचर को मध्य से मोड़ा जा सकता है? तो किस प्रकार के स्ट्रेचर को बीच से हम फोल्ड कर सकते हैं? तो क्या है? यूटाइल स्ट्रेचर। क्या है वो? यूटाइल स्ट्रेचर। नेक्स्ट ANM का फुल फॉर्म, तो ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट कम्युनिटी फॉर हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो कमेटी कब आई थी? 1985 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रयोगशालाएं रक्त संबंधी जांचों के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो ब्लड टेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे किए जाते हैं? हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में। नेक्स्ट, नोट्स ऑन नर्सिंग वाइट इट नोट्स ऑन नर्सिंग व्हाट इज द इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक लिखी थी नोट्स ऑन नर्सिंग पर, किसने लिखी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द मेथड ऑफ नर्सिंग इज अ नर्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कंप्लीट केयर नर्सिंग टू अ पेशेंट? तो किस मेथड में नर्सिंग की पेशेंट के लिए पूरी केयर दी जाती है? तो क्या है? पेशेंट मेथड नर्सिंग में। नेक्स्ट है जो 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या रखा गया था? जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर। 3 सेक्शन यहाँ पे ऐड किए गए थे 20 नंबर के। तो मेरा रीजनिंग है उतना बेटर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर कहा है 12, 17, 23, 31, 42। तो 42 के बाद क्या आएगा? 42 के बाद जो संख्या आएगी वो कही गई है 57। नेक्स्ट है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए।
तो संगत का यहाँ पे चयन किया गया है बाई ए डीजे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आपात स्थिति में उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रथम mRNA वैक्सीन है। तो आपात स्थिति है, इमरजेंसी में जो वैक्सीन यूज़ की जाती है इसका लाइसेंस मिल गया है। तो पहली हमारी वैक्सीन कौन सी, वो है मॉडर्ना mRNA 1273। नेक्स्ट इज R1 और R2 की औसत मासिक आय 99,500 है। R2 और R3 की औसत आय 1,15,600 है तथा R1 R3 की औसत मासिक आय 81,000। R2 की मासिक आय कितनी होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सभी की पहले जो औसत आय है वो निकालनी है, देन उस औसत आय में से आपको R2 की निकाल सकते हैं, तो वो होगी 1,34,100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, गैर वन उपयोगों में लिए जाने वाले वनों की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण एवं पुनरुद्धार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य वन विभाग का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है कैंपा का। प्रतिपूरक वनीकरण निधि भूमि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण है जो कि लाया गया है। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा जीवाणु तप्त मिट्टी पर वर्षा होने पर एक विशेष गंध उत्पन्न करता है? तो यदि बारिश होती है, जो मिट्टी गर्म है, वहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, उसके से स्मेल देगा, वो होगा स्ट्रेप्टोमाइसाइड्स। नेक्स्ट, 2 सेगमेंट ऑफ लैंड कैन बी कनेक्टेड यूजिंग तो ये ब्रिज के थ्रू हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमले में हमलावर आवंटित मेमोरी के ब्लॉक की सीमा के बाहर लिखने का प्रयास करता है ताकि वह डेटा करप्ट कर सके या फिर मैलिशियस कोड का निष्पादन कर सके, तो ये क्या कहलाता है? बफर ओवरफ्लो। नेक्स्ट है यहाँ पर एक बॉलीवुड फिल्म में 15 कास्टिंग निर्देशकों के समूह में से क्रमशः 18, 19, 17 और 15 आयु वर्ष वाले 4 निर्देशकों को हटाकर उनके स्थान पर 4 नए निर्देशकों को शामिल किया गया है। तो समूह की औसत आयु में 4 माह की वृद्धि होती है। तो नए जो शामिल 4 लोग किए गए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? तो वो है यहाँ पे 18 वर्ष 6 माह। नेक्स्ट यहाँ पर SDR 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो जो स्माइल सर्वे किया गया था कुछ, तो यहाँ पे स्माइल और खुशी के मामले में जो हैप्पीनेस सर्वे हुआ था 2021 में, तो उसके अकॉर्डिंग फिनलैंड है जो टॉप पर रहा है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर की सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती है? तो होता है प्रोसेसर। यदि कंप्यूटर का प्रोसेसर अच्छा है तो क्या कंप्यूटर आपका फास्ट चलेगा। नेक्स्ट, एक हेक्साकोर माइक्रो प्रोसेसर में कितने स्वतंत्र एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं? तो होते हैं 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दही जमाने के लिए लैक्टो बैसिलस रेडिसिकोला है जो यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट इज किसकी स्थापना राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करने, उसका प्रबंधन एवं संचालन करने के लिए की गई है? तो हुई है भारत नेट की। नेक्स्ट 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 संगत और 1 असंगत है, तो वो आपको पहचानना है, तो वो है EGGL। नेक्स्ट की रहेगी हमारी, वो होगी 4:30 बजे की शिफ्ट वाली, जो कि आज हम आफ्टरनून या फिर इवनिंग तक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो आई होप आपको ये पूरे 100 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।